हेलो एवरीवन, सभी को मेरा गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो टेस्ट सीरीज थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। अपनी जो शाम की 6 बजे की क्लास है और डेली होती है, लाइव होती है दोस्तों। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस है उनको अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी दोस्त लाइव सेशन के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सके। देखो भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गेहूं को पानी की आवश्यकता होती है। ट्रिटिकम एस्टिवम, मतलब सीधी सी बात है, ये जलमांग के बारे में पूछ रहा है भाई। और गेहूं का पूछा है, ये क्वेश्चन काफी बार भी रिपीट हुआ है। 600 mm, 200 mm, 1500 या फिर 75 mm। तो यहाँ पर जलमांग पूछा इसने गेहूं की, तो गेहूं की जलमांग के बारे में आपको बताना है मेरे दोस्त। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जाता है। देखो अपन यहाँ पर बात करें गेहूं में तो 600 mm जाएगा। कितना जाएगा मेरे दोस्त? 600 mm। ठीक है। इसमें 200 mm की बात करते हैं तो दलहनी फसलों में मानी जाती है। दलहनी फसलों में वैसे अपन प्रॉपर 200 लेते नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर अपन 200 से लगभग 300 तक अपन लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। 1500 तो अपन ज्यादा ले लेंगे, ये तो गन्ना में चली जाती है। ठीक है मेरे दोस्त। 1500 से 2500 तक जाती है। ओके डियर। जलमांग का क्वेश्चन आपके पहले भी ये रिपीट हुआ है तो इसका जरूर ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखो वही क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा जलमांग किसकी होती है। ये क्वेश्चन जेट में भी पूछा हुआ है, आईसीआर में भी, और इसके अलावा बीएचयू में भी पूछा हुआ है। तो धान की, गन्ना की, गेहूं की या फिर मक्का की, कौन सी फसल की जलमांग सबसे ज्यादा होगी। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर मैं थोड़ी सी बात करूं धान में, तो धान में होती है 900 से 2500 mm। कितनी होती है? 900 से 2500 mm। गन्ना में होती है 1500 से 2500 mm। और गेहूं में अभी हमने देखा है 600 से 650 mm। ठीक है ना भाई। एक बार अपन इसको देखते हैं। मक्का में भी एवरेज जितनी होती है 800 के लगभग। तो अपन यहां पर देखें कि साहब इसमें सबसे ज्यादा जलमांग तो गन्ने की होगी। अब दिखने में तो साहब यहां पर धान की दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गन्ने की क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त गन्ना 18 महीने में तैयार होता है। इसकी वजह से शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर स्टार्ट किया गया था। वैसे फसलें 12 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन गन्ने को तैयार होने में 6 महीने और अधिक लगते हैं। ओके ना डियर। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जलमांग गन्ने की होती है कि भाई साहब उसने 6 महीने ज्यादा लिए, तो वो उसकी गलती नहीं है यार। उसको अपन इंटरमीडिएट डे प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आपको पता है ये चीज। तो सबसे ज्यादा जलमांग गन्ने की होती है। नेक्स्ट देखिएगा। मृदा में ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये पूछना चाहता है 5, 10, 25 या फिर 45। ये भाई कंपोजिशन ऑफ सॉइल में आपने पढ़ा होगा। कंपोजिशन ऑफ सॉइल कि मृदा में ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाएगा? 5, 10, 25 या फिर 45। तो फटाफट से बताइएगा भाई, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाता है? 5%। वैसे अपन 20% से अधिक लेते हैं तो वो मृदाएं कार्बनिक मृदाएं कहलाती है। क्या कहलाती है वो? कार्बनिक मृदाएं कहलाती है। अब देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है, वो जितना ज्यादा होगा मृदा उतनी ही उपजाऊ होगी। और जो मृदा उपजाऊ होगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जल धारण क्षमता भी उसकी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, रंध्र उसमें ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। तो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है वो उपजाऊ, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक, उसमें पोर स्पेस भी एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है ना डियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे बड़ा होता है? तो देखो भाई, बारबरी, गद्दी, जमुनापारी या फिर बीटल, तो कौन सा यहां पर आंसर जाएगा? देखिएगा, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। बकरी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त यहाँ पर, तो कौन सा यहां पर राइट आंसर जाएगा? इसमें से अपन चेक करेंगे। बकरी की सबसे भारी नस्ल पूछा भाई। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाता है? जमुनापारी। जमुना के किनारे, जमुना के पार करने वाली जमुनापारी। बारबरी को अपन कहते हैं सिटी गॉट। क्या कहते हैं भाई? सिटी गॉट। ठीक है। और जमुनापारी को कहते हैं, ये गांव में पाली जाती है, चक्कर ज्यादा काटती है साहब, आपको देखा होगा। गद्दी ये जम्मू में पाई जाती है। ठीक है ना।
बीटल ये सींग रहित होती है भाई, कैसी होती है? सींग रहित होती है। ये ग्रामीण में पाली जाती है, जमुना पारी, ठीक है ना। जमुना ग्रामीण में है, बारबरी सिटी गोट है जो शहरों में पाली जाती है, गद्दी जो ऊन इसमें अच्छा होता है, ठीक है ना दोस्त। थोड़ा इसमें और अपन देखना चाहिए तो देखो जमुना पारी में आपको पता होना चाहिए कुछ विशेषता यहां से पूछी जाती है। जमुना पारी में इसकी जो नाक है वो रोमन होती है। नाक कैसी होती है भाई? रोमन। नाक कैसी होती है इसकी? रोमन होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, यहां पर इसका जो मुंह है वो तोता के समान होता है और पिछली टांगों पर घने बाल होते हैं। ये विशेषता देकर फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो कान है, जब बकरी चढ़ती है तो वो जमीन पर टिकते हैं, काफी बड़े इसके कान होते हैं। तो दो तीन विशेषताएं हैं, मतलब मुंह है तोता के समान होता है, रोमन नाक होती है जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। पिछली टांगों पर घने बाल होते हैं। ओके डियर, सबसे भारी हो गया, ग्रामीण बकरी होगी, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गाय का औसत गर्भकाल होता है। ये क्वेश्चन पहले वाली भी क्लास में आया था, फिर से रिपीट हुआ है। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, चारों के बारे में, पांचों के बारे में मैं बता देता हूं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट। तो देखो गाय का तो होता है भाई 280 से 281 डे, भैंस का होता है 310 दिन और भेड़ बकरी का होता है 147 से 152, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। और ऊंटनी का होता है सबसे ज्यादा 395 से 410 दिन, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहां पर गाय का पूछा है तो 281 जाएगा, ओके ना भाई। तो ये गर्भकाल की अवधि आपके बेसिक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की श्वसन गति, ये लो साहब कि साहब कितने सेकंड में कितने सांस लेती है, सीधी सी बात है। तो यहां पर अपन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गी के बारे में। तो भैंस के बारे में श्वसन गति पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो काफी बेहतरीन होते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, 14 से 18, 15 से 20, 20 से 25 या फिर 25 से 30, कौन सा आंसर जाएगा यहां पर। देखते हैं, श्वसन गति के बारे में पूछ रहे हैं, श्वास जैसे अपन भी लेते हैं ना, ये चीज जनरली आप जानते हो यार इन चीजों के बारे में। तो यहां पर पशुओं के बारे में पूछ रहा है, तो देखिएगा यहां पर मैं सभी के बारे में नोटिस करता हूं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी, सभी का देख लीजिएगा। यहां पर देखो गाय की होती है 20 से 25, ये पर मिनट है भाई, पर मिनट है ये। भैंस की होगी 15 से 18 पर मिनट। भेड़ बकरी दोनों की इक्वल होगी 12 से 20, वैसे भेड़ वैसे 12, वैसे बकरी वैसे 12, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, वैसे भेड़ वैसे 12, वैसे बकरी वैसे 12। ऊंट की होगी 5 से 7, आकार बड़ा है लेकिन श्वसन दर यहाँ पर गति कम है। मुर्गी 15 से 30 पर मिनट है ये, ठीक है ना, पर मिनट है। अब यहाँ पर भैंस की पूछ रहा है तो सेकंड चला जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से श्वसन गति भी आपको याद होनी चाहिए दोस्त, श्वसन गति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर ऊंट का आकार आपको ज्यादा मिलेगा लेकिन श्वसन गति कम, मुर्गी बिल्कुल छोटी होती है लेकिन श्वसन गति उसकी ज्यादा होती है, ओके ना। फिर देखिएगा, यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है। यंत्र चालित सतही, सतह के बारे में पूछ रहे हैं, बेसिन, केबलगेशन, प्रवाह या फिर खांचा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा हुआ है भाई, बताइएगा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है, देखो भाई, बेसिन विधि, केबलगेशन विधि, प्रवाह विधि या फिर खांचा विधि। एक यंत्र चलित मतलब यंत्रों की सहायता से तो करते हैं, लेकिन अपन प्रवाह विधि मतलब बिल्कुल जनरल अपन यहाँ पर इरिगेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रवाह विधि जाती है। कौन सी जाती है भाई? बेसिन लिस्टर, आपने क्यारी का नाम सुना होगा, जो यंत्र बनाते हैं, क्यारी दोहरा बनाते हैं, ठीक है ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई, प्रवाह विधि जाएगा। फिर देखिएगा, देखो इस प्रकार से किया जाता है, ये नहर होगी, नहर का भाई यहाँ पर ये अपन यहाँ पर पानी को फिल्टर करते हैं, एंट्री देते हैं और इस प्रकार से देखो यहाँ पर पानी आ गया, ये मशीन है, यहाँ से हमने पानी को उठाया और फसलों में सिंचाई कर दी, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं,
ये विधि है पर वह अपन इस प्रकार से सिंचाई करते हैं, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो ये क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट हो गया है। शीर्ष जमाव जो कि 21 दिन पर किया जाता है, कितने दिन पर? 21 दिन पर, ठीक है ना। कुल सिंचाई अपन 6 करते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आएगा। ये देख लो भाई, यहाँ पर CRI ऐसी होती है, शीर्ष जड़ जमाव, CRI जिसको कहते हैं। फिर देखिएगा, बहुस्तरीय फसल प्रणाली कहां पर अपनाई जाती है? बहुस्तरीय फसल प्रणाली मतलब इसका ये हुआ कि मान लीजिएगा हमने यहां पर लगाया एक नारियल, क्या लगाया भाई? यहां पर एक नारियल लगाया, ठीक है ना दोस्त। नारियल लगाने के बाद यहां पर हमने एक बेल चढ़ा दी, किसकी? काली मिर्च की। किसकी चढ़ा दी भाई? काली मिर्च। ओके डियर, काली मिर्च की बेल चढ़ाने के बाद मैंने यहां पर किया कुछ ऐसा काम कि यहां पर मैंने सुपारी वगैरह जो आप जानते हैं उसकी ओर लगा दी। तो एक फसल तो हो गई नारियल, दूसरी फसल हो गई काली मिर्च, तीसरी हो गई भाई सुपारी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अपन छोटे छोटे और प्लांट्स लगा सकते हैं, तो ये कौन सी होगी? चौथी। अब ये जो कार्य किया जाता है ज्यादा उत्पादन और ज्यादा कमाई के लिए किया जाता है। अब आपको पता है कि नारियल राजस्थान में तो होते नहीं, जम्मू में होते नहीं, तो होते कहां भाई? कर्नाटक और केरल में होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, बटनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस सब्जी में पाया जाता है? बटनिंग का मतलब बट भाई साहब टूट जाता है, तो कौन से पोषक तत्व की कमी या फिर अधिकता से होगा? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये दैहिक विकार के बारे में पूछ रहा है दोस्त। तो बटनिंग किस में होती है भाई? पत्ता गोभी, जिसको केबेज भी कहते हैं, या इसके अलावा इसको बंद गोभी भी कहते हैं, या इसको अपन करम कल्ला भी कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसको अपन कॉलीफ्लावर कहते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल या फिर गार्लिक, कौन सा जाएगा यहाँ पर? बटनिंग की समस्या पूछ रही है। किसकी समस्या भी? बटनिंग की समस्या है। तो देखो यहां पर बटनिंग ये पहले भी आया था भाई, आपको पता हो तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से बताइए कि बटनिंग की समस्या किसमें ज्यादा होती है? तो भाई फूल गोभी में होती है। बटनिंग की समस्या नाइट्रोजन की कमी से होती है, आपको पता है यहाँ पर। ओके, दूसरी बात, यहां पर ब्राउनिंग की समस्या भी होती है। ब्राउनिंग वैसे बोरोन, तो यहां पर बोरोन की भी क्या होती है? कमी होती है। तो बोरोन की कमी से ब्राउनिंग और नाइट्रोजन की कमी से होती है बटनिंग। इसके अलावा एक रोग और होता है इसमें, वीहिपटेल। कौन सा पटेल? वीहिपटेल, जो कि मोलिब्डेनम की कमी से। अब देखो यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि मेनली न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं ये डिजीज, ठीक है। तो ब्राउनिंग बोरोन की कमी, वीहिपटेल मोलिब्डेनम की कमी, इसके अलावा यहाँ पर बटनिंग नाइट्रोजन की कमी, ठीक है ना दोस्त। फिर है तंबाकू में, देखो कौन कौन सी क्रिया की जाती है। तो यहां पर मैंने एक ही जगह लिखा है, तेरा दादा पीता है सिगरेट। अब देखिएगा, तेरा दादा पीता है सिगरेट में TDPC आप इस प्रकार याद रखोगे, TDPC तेरा दादा पीता है सिगरेट। टॉपिंग मतलब इसमें जो ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर वाला भाग, इसमें कलिकाओं को हटाते हैं। डीसकरिंग सकर्ष को हटाएंगे, मतलब जो अवांछित शाखाएं निकलती है इसके साइडों में, उनको अपन हटा देते हैं। प्राइमिंग, नीचे वाली जो पत्तियां होती है, नीचे वाली पत्तियां जो पहले पक जाती है, इनको हटा देते हैं। क्यूरिंग जो हरी पत्तियां हमने तोड़ी है उनको क्या करेंगे? सुखाएंगे। तो ध्यान रखना, तेरा दादा पीता है सिगरेट, पत्तियों को सुखाने में क्यूरिंग, नीचे वाली पत्तियों को हटाते हैं प्राइमिंग। नीचे वाली मतलब सबसे पहले वाली पत्तियां कौन से निकलती है? नीचे वाली, तो प्राथमिक हो गया, प्राइमरी हो गई, तो प्राइमिंग से याद रखना प्राइमरी। डीसकरिंग मतलब सकर्स को हटाएंगे। टॉपिंग मतलब टॉप, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है ना मेरे दोस्त। फिर है लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जाता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्पंदन, पाइराइट्स, जिप्सम या फिर चूना। 3 प्रकार के क्वेश्चन निकलने वाले हैं यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई, निष्पंदन को अपक्षालन भी कहते हैं, अपक्षालन।
ये अपक्षालन होगा भाई, अपक्षालन इसको अपन कहते हैं, या अपन इसको लीचिंग भी कहते हैं। ठीक है भाई। पायराइट्स और इसके अलावा जिप्सम, पायराइट्स Fe2 और जिप्सम को कहते हैं CaSO4.2 पानी, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया भाई यहाँ पर चूना। अब यहाँ पर अपन लवण की बात करते हैं, तो देखो लवणीय मृदाओं में किसकी अधिकता होती है? सोडियम की। अब सोडियम की अधिकता होती है तो मान लीजिएगा अपने पास खेत है, अपने पास ये रहा, ये खेत है, ये कौन सी मृदा है भाई? ये लवणीय मृदा है, और लवणीय मृदा है तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी कमी है? सॉरी, मतलब किसकी अधिकता है? सोडियम की। तो इस सोडियम को अपने को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। तो ऊपर जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये आपको, इसको अपन हटाएंगे किससे? इसको हटाएंगे भाई पूरे खेत में क्या भर देंगे? यहाँ पर पानी भर देंगे। क्या भर देंगे इस पूरे खेत में? पानी। अब पानी भरेंगे तो ये जो लवण दिख रहा है ना, ये जो लवण दिख रहा है ये पानी के साथ क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ठीक है ना दोस्त। घुलने के बाद ये नीचे वाले क्षेत्रों में चला जाता है, नीचे वाले संयंत्रों में चले जाता है। नीचे वाले संयंत्रों में चला गया तो ऊपर वाले संयंत्रों में इसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है। तो इस क्रिया में अपन क्या करते हैं? लीचिंग करते हैं, जो कि जल के साथ लवण घुलकर नीचे वाले संयंत्रों में चले जाते हैं। पायराइट्स और जिप्सम से करते हैं क्षारीय मृदाओं का सुधार, और चूना से करते हैं अम्लीय मृदाओं का सुधार। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट देखिएगा, मृदाओं में केसी के जल किस वायु दाब पर होता है? ये वाला क्वेश्चन तो काफी बार पहले भी रिपीट हुआ है, तो आप इसका तो आराम से बता दोगे 0.33 से 31 atm। ठीक है ना। केसीकीय जल, जिसको केसीय जल भी कहते हैं या कैपिलरी भी बोलते हैं, और यही जल पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है ना। और 15 से 31 जो जल होता है ये प्राप्य जल होता है। कौन सा जल होता है भाई? प्राप्य जल। ठीक है ना। अब यहां पर देख सकते हो इसमें केसी के जल किस तरीके से प्राप्त होता है। यहां पर हमने जल दिया, जल नीचे वाले क्षेत्रों में चला गया, नीचे वाले क्षेत्रों में चला गया तो यहां पर इसको पानी कौन देगा? जो इसके आसपास में जो जल उपस्थित है यही इसके जड़ क्षेत्रों से कहां पर जाएगा? इसके विभिन्न भागों में जाने वाला है। फिर है पश्चिमी राजस्थान के मृदाओं में कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक मैटर होता है? 0.1234। तो पश्चिमी राजस्थान की जो मृदाएं होती है उनमें कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक मैटर होता है? ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूं तो ये वाला, यहां से अरावली गुजरती है, सिरोही से जाएगी और चूरू में निकल गई। ठीक है ना। अब ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा कैसा है? ड्राई लैंड। कैसा एरिया है भाई? ड्राई लैंड एरिया है। ठीक है ना दोस्त। तो यहां पर रेगिस्तान फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? यहाँ पर रेगिस्तान फैला हुआ है। अब आपको पता है कि रेगिस्तान में मिट्टी कौन सी है? बालू। अब इस वाले क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे हाड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा आती है? वर्टिसोल मृदा। कौन सी? वर्टिसोल। बोले तो ब्लैक सोइल। कौन सी मृदा आती है भाई? ब्लैक सोइल आती है। अब इस मृदा में ऑर्गेनिक मैटर काफी अच्छा है, 5% तक मिलेगा। यहां पर आपको लोमी सोइल मिलेगी, जो मेवाती क्षेत्र इसमें लोमी सोइल मिलती है। ठीक है ना। ओके ना डियर। अब अपन बात कर रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र की, तो यहाँ पर बालू मिट्टी है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर कम होगा, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? कम, और अंतरावकाश भी क्या होगा? कम। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल कम होता है, 0.1%, बिल्कुल उससे भी कम। यहाँ पर खेती होती नहीं है, ना के बराबर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक मानव शक्ति कितने अश्व मतलब कितने घोड़े के बराबर होती है? 0.1, 5, 10 या फिर 0.2? बताइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन है। इसको हॉर्स पावर भी कहते हैं, एचपी के नाम से भी जानते हैं, मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो कितनी होती है भाई? 0.1 होती है। इसके अलावा अपन वोट में बात करते हैं तो 735.5 वोट होता है। वोट में पूछे तो ध्यान रखना 735.5, और अश्व पूछे तो 0.1। नेक्स्ट देखिएगा, यदि 2 सिंचाई आपके पास उपलब्ध है तो गेहूं में कौन कौन सी अवस्थाओं पर आप सिंचाई करेंगे? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा समझा देता हूं। अब गेहूं में कुल कितनी सिंचाई चाहिए भाई? कुल सिंचाई कितनी चाहिए? 6। अब 6 कौन कौन सी है? सीटी लेट बजी तो एफएमडी जग गया, सीटी लेट जगी तो एफएमडी जग गया। अब देखना ये ट्रिक आप याद रखोगे, सीटी लेट बजी तो एफएमडी जग गया। अब नंबरिंग देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। आराम से समझना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो नंबरिंग इसको इस हिसाब से देना है
अब ये पूछ रहा है 2 सिंचाई। अब भाई साहब यदि 1 सिंचाई होगी तो नंबर 1 पे देंगे, अब 2 है तो कौन सी ले लेंगे, CRI और फ्लोरी, और यदि 3 पूछे तो कौन सी देंगे। अब अपने को यहां पर एक छोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको ले लिया तो भाई साहब किसको छोड़ देंगे, इसको, और इसको छोड़ दो, नंबर ले लो 5, या डायरेक्ट यहां से ले लो, एक तो ये ले लो, बीच को छोड़ दो, ये ले लो, फिर इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो और बीच वाली ले लो। मतलब मेरी बात समझ गई क्या, दोबारा से समझने इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सिंचाई यदि 1 होगी तो ये लेंगे, 2 होगी तो नंबर 1 और नंबर 2 ले लेंगे, यदि 3 पूछे तो एक ये लेनी है, अब इसको छोड़ दो बीच वाली को, एक को छोड़कर दूसरी ले लो, ले लिया, अब इसको ले लिया तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लेकिन दोबारा से जरूर समझना इस चीज को, क्योंकि ये चीज ना काफी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, तो मैं दोबारा से और समझा देता हूं मेरे दोस्त, आराम से देखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर सीटी लेट बजी तो FMD जग गया, ओके, नंबरिंग दे दो, क्या दे दो इनको, इनको दे दो भैया जी नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर दे दिया। अब आ जाओ, दूसरा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन। यदि 1 सिंचाई पूछे तो आ जाएगा CRI, यदि 2 पूछे तो आ जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब ये दोनों आ गए। लेकिन भाई साहब 3 पूछे तो नंबर 1 लेना है, तो 2 को छोड़ दो, 3 को पकड़ लो। बोले सर यहां पर तो 3 और 5 आ गई, बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा। तो 1 को ले लो, 2 को छोड़ दो, 3 को पकड़ लो, 3 को पकड़ लिया, 4 को छोड़ दो, 5 को ले लो। तो यहां पर 1 होती है तो CRI, 2 होती है तो CRI प्लस फ्लोरिंग, 3 होती है तो CRI लेट ज्वाइनिंग और मिल्किंग। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आराम से इसको वापस से रिपीट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि मृदा पीएच बढ़ता है तो किन पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। तो देखिएगा यहाँ पर पोषक तत्वों की बात हो रही है, लेकिन एक चीज पर जरूर गौर करना है, ये पीएच के बारे में बात कर रहा है। तो पीएच के बारे में आपको मैं बेसिकली बता दूं, पीएच होता है इस प्रकार से 0 to 14, मिड में कितना होगा 7 आ जाएगा। पीएच यदि 7 से कम होता है तो मृदा होती है अम्लीय, पीएच 7 से ज्यादा होता है तो मृदा होती है क्षारीय, और ये कौन सी है, उदासीन। अब देखो यहां पर कौन कौन से अधिक होंगे, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। यहां पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। अब ये क्या पूछ रहा है, और यहां पर हो जाएगा बोरॉन, ठीक है। मृदा पीएच बढ़ने पर, तो मृदा पीएच बढ़ेगा, इसका मतलब यहां से क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। अब क्षारीय मृदा में कौन से बढ़ रहे हैं, ये वाले भाई साहब बढ़ रहे हैं, तो कौन सा जा रहा है यहाँ पर, ये जाएगा भाई, सीधी सी बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा C4 पादप का उदाहरण नहीं है, C4 प्लांट। अब आपको मैं एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर कौन सी, कि जहां पर C4 पादप का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब ये तो सभी है, मक्का भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, इसका मतलब कोई नहीं जाएगा। अब देखो खरीफ की जो फसलें होती है वो C4 प्लांट होती है, जो रबी की फसलें होती हैं वो C3 प्लांट होती है, और C4 प्लांट में होता है पर परागण। कैसा होता है, पर परागण। C3 प्लांट में होता है स्वपरागण। अब जो खरीफ में होते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, और जो रबी में होते हैं ये शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। लेकिन एक अपवाद है, कौन सा, धान। धान में होता है स्वपरागण, सॉरी धान होता है C3। ओके ना डियर, इसका थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। हाँ भाई ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें ये वाला होगा नहीं, इसको अपने एक बार थोड़ा सा डिसमैच कर देते हैं। इसमें अपवाद धान का जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, धान अपवाद होता है, इसमें खरीफ है लेकिन रबी वाला काम होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलघोटू बीमारी फैलती है जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, या फिर कोई नहीं।
गलघोटू रोग होता है भाई, जो गले में समस्या हो जाती है, श्वसन दर मतलब श्वसन की समस्या हो जाती है, सांस लेने में समस्या होती है, तो आपको पता है कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लेकिन ये गाय में होता है, भैंस में होता है, भेड़ बकरी में होता है। किसके द्वारा होता है? पार्श्यूरेला बोविसेप्टिका, भैंस में होता है पार्श्यूरेला बुबेलिसेप्टिका, और भेड़ बकरी में होता है पार्श्यूरेला ओविस। ठीक है ना। बाकी वायरस में तो आपने एफएमडी का नाम सुना होगा, वायरस द्वारा होता है। इसके अलावा फाउल जो चिकन्ने जैसे मतलब छोटी छोटी फुंसी के समान हो जाती है, फाउल पॉक्स जिसको कहते हैं, तो ये भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ की समस्या ऊंट में होती है, जो सर्वत्र वर्षा रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं होते हैं फिनिश। मिलेंगे कल की क्लास में 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।